नमस्कार। आपका शिक्षा गंगा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 12 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि आपके कोरोना संक्रमण के चलते इस सिलेबस को कम कर दिया गया था और मैंने ये जो है क्वेश्चंस को जो है ये सिलेबस को देख के ही बनाया हुआ है कि हाँ कौन कौन से चैप्टर आपके लेसन में आपके सब्जेक्ट में इस बार हैं कि नहीं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। बच्चों आप तो मान कर ही चलिए कि आपके एग्ज़ाम तो होंगे ही, 100% है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। मान लीजिए क्लास 10th के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है परंतु आपको नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, नवनियतिवादी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है हंटिंगटन ने, ब्लास ने, हमबोल्ट ने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने ही नवनियतिवादी का प्रतिपादन किया था। तो आपको मैं बता दूं कि ये नवनियतिवादी और नियतिवादी ये सब क्या होते हैं। तो ये सब जो है पर्यावरणीय उपागम है, जैसे नियतिवादी, नवनियतिवादी और संभववादी। तो जो नवनियतिवादी है उसमें बताया गया था कि जो है प्रकृति और मानव दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये दोनों ही जो है अपनी जगह पे एक कार्य करते हैं और इसमें 3 अवधारणाएं थी, संभववादी, नियतिवादी। नियतिवादी में बताया गया कि प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य खिलौना है, अगर प्रकृति चाहे तो वो मनुष्य को बदल सकती है, मनुष्य प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं संभववादी पे। संभववादी यह है कि बताया गया कि प्रकृति कुछ नहीं है, मनुष्य ही सब कुछ है। मनुष्य चाहे तो प्रकृति को बदल सकता है, प्रकृति कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैंने यहाँ पे जो लिया है क्वेश्चन वो नवनियतिवादी से था, तो उसका जो है प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसमें बताया गया कि प्रकृति और मानव दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसमें पूछा जा रहा है कि विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, किस प्रदेश में सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन है हमारा पहला उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अति ठंडे क्षेत्र, उसके बाद आता है ठंडे मरुस्थल, इनमें से सभी। यानी कि विरल जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, उष्ण मरुस्थल यानी मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में, या फिर बहुत ही ठंडे वाले प्रदेश में, या फिर ठंडे प्रदेश में मरुस्थल में। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मरुस्थल होगा वहाँ पे भी जनसंख्या कम ही निवास करेगी, बहुत ठंडे क्षेत्र में भी कम और ठंडे क्षेत्रों में भी कम जनसंख्या निवास करेगी, यानी कि हमारा इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है नंबर 1 भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, और तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो सबसे अधिक जनसंख्या चीन में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब विश्व जो है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है जनसंख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसमें बताया गया कि चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना सबसे अच्छी प्रदर्शित होती है। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपको जो है आयु लिंग संरचना प्रदर्शित करना है जनसंख्या की, तो सबसे अच्छी किससे प्रदर्शित होगी? छाया आरेख द्वारा, आपके चैप्टर में होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है छाया आरेख द्वारा, दूसरा है दंड आरेख द्वारा, तीसरा है ग्रामीण जनसंख्या द्वारा, और चौथा है पिरामिड द्वारा। किससे सर्वाधिक सबसे अच्छी जनसंख्या आयुलिंग संरचना प्रस्तुत होगी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट है, यानी पिरामिड के द्वारा। आप देख सकते हैं पिरामिड ऐसे बनता है, पिरामिड के द्वारा ही जो है आयुलिंग संरचना प्रदर्शित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को क्या कहते हैं? यानी कि जो जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है उसे क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं, ऑप्शन है हमारा पहला। नंबर दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो कृषि कार्यों में संलग्न है वो है हमारी ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गाँव के लोग, जो कि कृषि प्रधान, हमारा देश कृषि प्रधान है और गांव में कृषि होती है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है। तो कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? ऑप्शन है हमारा पहला प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा ऑप्शन है एलन सी सैम्पुल और चौथा ऑप्शन है रैटजेल के ने। तो मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने दी है 1990 ईस्वी में। किसने दी है? महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी। उन्होंने बताया कि मानव विकास क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो 1990 ईस्वी में इन्होंने दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है रोपड़ की फसल कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा कॉफ़ी, दूसरा ऑप्शन है गन्ना और तीसरा ऑप्शन है गेहूँ, चौथा ऑप्शन है रबड़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा, गेहूँ रोपड़ की फसल नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? यहाँ पे वन पर आधारित उद्योग पूछा जा रहा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन सीमेंट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र उद्योग और तीसरा ऑप्शन है कागज़ उद्योग, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम उद्योग। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से एकदम बता दिया गया, तीनों ऑप्शन एकदम अलग हैं, यानी कि सीमेंट अलग है, वस्त्र अलग है, एल्यूमिनियम अलग, यानी कि ये सारे तीनों ऑप्शन गलत हैं। कागज़ी उद्योग ऐसा है जो है वन पर आधारित होता है, हमारे वृक्षों पर आधारित होता है कागज़ उद्योग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है जमशेदपुर, दुर्गापुर, ऑप्शन 2 है दुर्गापुर, ऑप्शन 3 है राउरकेला और ऑप्शन 4 है ये सभी। तो जो भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो है इनमें से सभी हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए बात करते हैं जमशेदपुर कहाँ स्थित है, दुर्गापुर कहाँ स्थित है और राउरकेला कहाँ पर स्थित है। तो जमशेदपुर जो है हमारा झारखंड में स्थित है, जो कि लौह इस्पात का प्रथम के वो उद्योग था। उसके बाद दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए आपको मैं आज स्पष्ट कर देती हूँ कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, क्रियाकलाप क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूछा गया उच्च बौद्धिक व्यवसाय में लगे लोग किस प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? उच्च बौद्धिक व्यवसाय में लगे लोग किस प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है हमारा प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक और तीसरा ऑप्शन है तृतीयक और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो उच्च बौद्धिक व्यवसाय में जो लगे लोग होते हैं वो जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत वकालत, चिकित्सा, सूचना अनुसंधान, खोज, ये सारे हमारे चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इस पहले हम चलिए बात करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है हमारी खाद्यान्न, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, वो जो है हमारी जो है प्राथमिक
क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या कहते आता है। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हमारा पशुपालन आता है और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हमारा वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, ये सारे हमारे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मानव बस्तियों का प्रकाश सड़क के किनारे विकसित होता है, यानी सड़क के किनारे मानव बस्तियां किस प्रकार से विकसित होती हैं। तो चलिए ऑप्शन है हमारा वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि गोलाकार बताया जा रहा है। और इसके बाद चौक पट्टी, रेखीय तीसरा ऑप्शन है। चौथा है वर्गाकार। तो जो मानव बस्तियां होती हैं वो सड़क के किनारे किस प्रकार से होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सड़क ये इस तरह होती है, इसके किनारे किनारे छोटे छोटे घर बने होते हैं, तो रेखीय आकार में सड़क के किनारे विकसित होती हैं मानव बस्तियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। यहाँ पूछा जा रहा है थारू जनजाति, आपके चैप्टर में जनजातियों से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है थार मरुस्थल में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार में, और तीसरा ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड। यानी कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती। थारू जनजाति जो है वो तराई क्षेत्र में निवास करती। तराई क्षेत्र कहाँ पे है हमारा, तराई क्षेत्र ये कहाँ पे है, तो तराई क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में, जो नेपाल से सटे बॉर्डर हैं वहाँ पे उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। छोटा नागपुर पठार जो है हमारा वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में है, और बुंदेलखंड हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में है। लेकिन तराई क्षेत्र यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो तराई क्षेत्र जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सटे बॉर्डर के किनारे जो क्षेत्र हैं उन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी प्रवास मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रवास मतलब जहाँ पे निवास किया जाता है वो उसे प्रवास करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राज्यीय प्रवास, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, तीसरा ऑप्शन है हमारा अंतर्राज्यीय प्रवास, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है अंतर्राज्यीय मतलब आप समझते हैं क्या होता है। अंतर्राज्यीय मतलब कि राज्य के अंदर ही, एक राज्य से, जैसे हम उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो उसी के अंदर ही निवास करना अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में निवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास किसे कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में निवास करना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रवास होता है, यानी प्रवास कहाँ से कहाँ तक होता है, किसे माना जाएगा। प्रवास जो है नगर से नगर को, गांव से नगर को, गांव से गांव को, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो जो है सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि गांव से गांव को और नगर से नगर को, इन सभी को जो है प्रवास माना जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्यों में से एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। किस राज्य में स्त्री कम साक्षर हैं। ऑप्शन है झारखंड, और दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है बिहार। यानी कि किस राज्य में सबसे कम स्त्रियां साक्षर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड राज्य में सबसे कम स्त्रियां साक्षर हैं। वहाँ पे स्त्रियां साक्षर नहीं है, उसका कई कारण हो सकते हैं। पिछड़ी जनजातियाँ, पिछड़े लोग, इस कई सारे कारण हो सकते हैं कि वहाँ पे जो है स्त्री साक्षरता कम है। इसका जो है पता हमें 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं।
यहाँ पे पूछा है सामान्यतः बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, और तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5। यानी कि बस्तियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सघन बस्तियाँ और विरल बस्तियाँ। ठीक है, विरल बस्तियाँ, आप इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जल अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन है 1970, अब दूसरा ऑप्शन है 1972, और तीसरा ऑप्शन है 1974, और चौथा ऑप्शन है 1976 ईस्वी में। यानी कि जल अधिनियम कब बनाया गया कि जल को ये संरक्षण अधिनियम नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ये जल अधिनियम है। ठीक है, तो जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि 1974 में जल अधिनियम बनाया गया था, 1974 ईस्वी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है असम, वो सही हो जाएगा। असम में डिगबोई क्षेत्र है, डिगबोई वहाँ पे सर्वाधिक जो है तेल होता है डिगबोई क्षेत्र में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। शोर का स्तर किस इकाई में मापा जाता है? तो ऑप्शन है हमारा डेसीबल में, दूसरा ऑप्शन है डेसीमल में, तीसरा ऑप्शन है डेसीमीटर में, और चौथा ऑप्शन है डेकामीटर में। तो शोर का स्तर मापने की बात की जा रही है कि अगर हम इस स्तर तक सुनेंगे, इससे ज़्यादा अगर आवाज़ हम सुनेंगे तो वो जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। डेसीबल से ही, डेसीबल में हम जो है शोर का स्तर मापते हैं, यानी कि 45 डेसीबल जो है हमारा जागते हुए, अगर आप दिन में हैं, जाग रहे हैं, मतलब जागते हैं, तो आप 45 डेसीबल से ज़्यादा मत नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा सुन रहे हैं तो वो हमारा ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगर आप सो रहे हैं मान लीजिए, तो आप 35 डेसीबल से ज़्यादा सुनते 35 डेसीबल से ज़्यादा सुनते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण में आएगा। अगर आप इससे कम सुनते हैं तो सही है। अगर आप इन दोनों में से 45 या 35 डेसीबल से ज़्यादा सुनते हैं जागते हुए सोते हुए, तो जो है आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रदूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, पोलियो, और इनमें से सभी। यानी कि अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं, दूषित जल पीते हैं, तो उनसे रोग कौन सा होगा? तो ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, पोलियो, या फिर इनमें से सभी। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा सही। हैजा भी जो है दूषित जल से होता है, टाइफाइड भी दूषित जल, पोलियो भी दूषित जल से होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, या फिर जो है अभी आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।